हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी कि टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन, इसकी जो 4. चौथा चरण है उसकी घोषणा हो चुकी है और इसकी वैकेंसी आपको जो है जून या फिर मई में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मई या जून में इसका जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा और इसकी घोषणा भी हो चुकी है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें इस क्लास में हम जो देखेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो किसी ना किसी यानी कि जो बीपीएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराती है तो उसमें जो है ये क्वेश्चन आए हुए ही होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो बीपीएससी टीचर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह प्रीवियस ईयर से मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वह प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि इससे पहले जितने हमारे थे वो करंट अफेयर या फिर मैथ रीजनिंग थे। बाकी इस क्लास में हम केवल देखेंगे जीके और जीएस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 61। लेकिन वैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि ये मॉडल पेपर है, ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 61 नंबर से जो है स्टार्ट होता है। ठीक, चलिए बात करें हम पहला क्वेश्चन, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा हस्तांतरण के दौरान उपयोग की जा सकने वाली ऊर्जा का लगभग कितना परसेंट जो है नष्ट हो जाता है और उपलब्ध ऊर्जा का कितना परसेंट जो है अगले स्तर तक पहुंच जाए। ठीक है, यानी कि बात कर रहा है जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें कितनी जो ऊर्जा होती है जो हम लेते हैं, ठीक है, उसमें कितनी ऊर्जा हम लेते हैं, कितनी परसेंट लेते हैं और कितनी परसेंट जो है ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? अगर आपको आंसर जो पता है तो कमेंट में जरूर बताइए, बाकी याद भी रखिएगा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 90 और 10%। ठीक है, यानी कि 90% जो है ऊर्जा नष्ट हो जाती है, केवल अगली जो यानी कि स्तर होता है, ठीक है, अगला स्तर में केवल 10% ही ऊर्जा पहुंचती है। ठीक, चलिए तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 90% और 10%। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि एक परतंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों का अंतिम समूह जीवाणु और कवक है, जिन्हें क्या कहा जाता है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, अपघटक या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो बीपीएससी टीचर वाला एग्जाम कंडक्ट होता है उसमें जो है लास्ट दो ऑप्शन कॉमन रहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपघटक। ठीक है, अपघटक जो होते हैं, जो यानी कि सड़े गले जीव जंतु होते हैं, उनको जो है जीवाणु और कवक जो है उन्हें मिट्टी में मिला देते हैं, यानी कि मिट्टी में मिलाने का काम करता है, जिसे जो है अपघटक कहा जाता है। ठीक है, जीवाणु और यानी कि जो मोस्टली ये काम करते हैं वह जीवाणु और कवक करते हैं। ठीक है, जिससे अपघटक कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? एक पॉइंट में और बता दूं आपको इनके बारे में। जो जैव अपघटक होते हैं वह खाद्य श्रृंखला का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि वे कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों का पोषक जो तत्वों से भरपूर मिट्टी या भूमि जैसे अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, चलिए तो इतना पॉइंट आप ध्यान रखिए। बाकी हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में उच्च पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन है के लिए अनुशंसित जो न्यूनतम भूमि क्षेत्र वह क्या है? 25%, 27%, 33%, यानी कि जो हमारा, ठीक है, यहाँ जो हमारा क्वेश्चन नंबर बात कर रहा है कि जो भारत में जो उच्च पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए जो वन यानी कि जो वन होते हैं वह कितना क्षेत्रफल होना चाहिए भारत में? ठीक है, भारत की कुल भूमि का कितना क्षेत्रफल, कितने परसेंट क्षेत्रफल होना चाहिए जो यानी कि पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है, उसको संतुलन बनाए रखने के लिए, उसको बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है, तो इसकी जो हमें आवश्यकता होती है, ठीक है, वह हमें जो है 33% की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान में भारत में है कितने प्रतिशत वन, तो वह हमारे लगभग 27% या 26% के आसपास है। ठीक है, 26% के आसपास अभी जो वर्तमान में वन है। ठीक है, चलिए तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमें जरूरत है 33% की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? क्यूपराइट, ग्रेफाइट, हेमेटाइट। लास्ट ऑप्शन दो कॉमन है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है, ठीक है, ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में इसकी फिसलन प्रकृति के कारण किया जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट की परतों के बीच कमजोर बांडरवाल होता है। ठीक है, यानी जो बांडरवाल बल होता है, फोर्स होता है, जो इसे जो है जो फिसलन प्रकृति का बनाता है। ठीक है, चलिए तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ग्रेफाइट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम की सतह अक्सर एनोडाइज्ड होती है, इसका अर्थ निम्नलिखित में से किसके परत का निक्षेपण होता है? ठीक है,
जो एल्यूमीनियम की सतह होती है अक्सर एनोडाइज्ड होती है। इसका अर्थ निम्नलिखित में से किसके परत का निक्षेपण होता है? क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, निकिल ऑक्साइड या फिर लास्ट 2 ऑप्शन कॉमन है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड होती है, ठीक है, कि एक परत के निक्षेपण को एडोनीकरण यानी कि जो एनोडीकरण होता है या फिर हम कह सकते हैं एनोडाइज्ड, ठीक है, एनोडीकरण या एनोडाइज्ड एक ही बात होती है, कहा जाता है और एल्यूमिनियम की सतह को अक्सर एनोडीकृत किया जाता है, ठीक है। चलिए तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? पीतल, जिंक, स्टील, ठीक है। पीतल, जिंक और स्टील इसमें से कौन सी जो मिश्र धातु नहीं है? तो इसका हमारा जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जे जिंक जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जिंक जो है वह मिश्र धातु नहीं है। बाकी पीतल जो है हमारी जो है, ठीक है, तांबा और जिंक से मिलकर हमारी पीतल बनी होती है, ठीक है। बाकी स्टील भी एक मिश्र धातु होती है, ठीक है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जिंक, ठीक है। चलिए बाकी अगर हम बात करें जो यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं स्टील, ठीक है। अगर हम बात करें जो स्टील हमारी होती है, ठीक है, स्टील लोहे का एक मिश्र धातु होता है जिसमें लगभग 1% कार्बन होती है, यानी कि 1% कार्बन होता है और इसमें मैग्नीज जैसे अन्य तत्व भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। और एक आपने सुना होगा कांसा, तो कांसा भी एक मिश्र धातु होते हैं जिसमें मुख्य रूप से तांबा और टिन होते हैं, ठीक है। कांसा जो होता है, ठीक है, उसमें तांबा और टिन होते हैं। पीतल में क्या होता है? हमारा तांबा और जिंक होते हैं। और स्टील में हमारा क्या होता है? स्टील जो कि हमारा होता है 1% कार्बन होता है, 1% कार्बन होता है और इसमें जो मैग्नीज के अन्य जो है जैसे तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जिंक एक मिश्र धातु नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? देखिए इस क्लास में मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। बाकी आंसर तो बताऊंगा ही और साथ ही साथ आपको डिटेल से भी इस क्वेश्चन को बताऊंगा, ठीक है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन को बताऊंगा। चलिए तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में किस धातु को लोहे पर लोपित किया जाता है? ठीक है, किस धातु को जो है लोहे पर लोपित किया जाता है? जैसे आपने देखा होगा कि लोहे पर जो जंग लगती है उसको बचाने के लिए उस पर जो है गैल्वेनीकरण किया जाता है, तो उस पर जो है किस धातु का जो परत चढ़ाई जाती है उस पर, ठीक है। चलिए तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जिंक, यानी कि जो लोहे का क्षरण होता है, ठीक है, उसको बचाने के लिए, यानी कि लोहे पर जो है जंग ना लगे उससे बचाने के लिए उस पर जो है जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में जस्ते को जो है यानी कि जिंक को लोहे के ऊपर लोपित किया जाता है। जंग लगने से बचाने के लिए जस्ते का लोहे के ऊपर लेप किया जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पर जो है जंग नहीं लगेगी, यानी कि जंग नहीं लगने के कारण जो है हम कह सकते हैं कि अगर जो है लोहे पर जंग ना लगे तो उसके लिए उस पर जो है जिंक की लेप चढ़ाया जाता है, ठीक है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है कि संचारण किसके परिणाम स्वरूप होता है? केवल भौतिक अभिक्रियाएं, केवल रासायनिक अभिक्रियाएं, वायु या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि केवल रासायनिक अभिक्रियाएं इसके परिणाम स्वरूप जो है संचारण होता है, ठीक है। ठीक है, संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से निर्मित अवस्था में धातुएं अपनी प्राकृतिक ऑक्सीकरण अवस्था में लौट आती है, ठीक है। संक्षारण जो होती है एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, संक्षारण एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है जो क्या होता है कई रूपों में प्रकट होती है, जैसे कि रासायनिक संक्षारण और वायुमंडलीय संक्षारण, जिनमें से जो है बाद वाला सबसे आम रूप है जब अम्लीय पदार्थ यानी कि जल सहित, ठीक है, धातुएं जैसे लोहा, अम्लीय पदार्थ क्या होता है? जो जल सहित जितने भी पदार्थ होले होते हैं वह अम्लीय पदार्थ कहलाता है, ठीक है। धातुएं जैसे लोहा और या स्टील के संपर्क में आते हैं तो जंग लगने लगती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हमारे घर में विद्युत उपकरण जो है किस से क्रम में जुड़े होते हैं, ठीक है। आपने जो जो देखा होगा कि घर में जो वायरिंग की जाती है, ठीक है, विद्युत यानी कि जो इलेक्ट्रिक वायरिंग की जाती है, तो वह उपकरण जो जुड़े होते हैं वह किस क्रम में जो है जुड़े होते हैं, ठीक है, जिससे कि प्रत्येक उपकरण को समान जो है हम कह सकते हैं कि मैंने आंसर भी आपको बता दिया कि प्रत्येक जो उपकरण होता है, ठीक है, उसको समान इलेक्ट्रिक मिल जाए, ठीक है, प्रत्येक को समान जो है करंट मिले। तो ये जो हमारे होते हैं यानी कि समान से हम ध्यान रख सकते हैं स्रोत के साथ समांतर क्रम में, ठीक है, यानी कि जितने भी स्रोत होते हैं उसके साथ प्रत्येक उपकरण जो घर में होते हैं विद्युत उपकरण होते हैं वह समांतर श्रेणी में यानी कि समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, ठीक है।
चलिए, श्रेणी क्रम में नहीं जोड़े होते हैं, बाकी ये भी नहीं होता, तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा, स्रोत के साथ समांतर क्रम में सभी उपकरण, विद्युत उपकरण जो होते हैं वह जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि दबाव की इकाई क्या होती है, यानी कि जो हमारा प्रेशर होता है, दाब होता है, उसकी इकाई क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, चलिए तो इसकी बात करें तो इसका हमारा क्या होता है, जो हमारा दाब होता है इसका क्षेत्रफल होता है, यानी कि जो हमारा सूत्र होता है P बराबर F अपॉन ए, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, इसको जो हमारा सूत्र होता है प्रेशर का, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करें इसका जो यानी कि फार्मूला, हम कह सकते हैं इसका इकाई यूनिट क्या होती है, जैसे आप सभी जानते हैं कि फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारी, तो फोर्स की जो हमारी यूनिट होती है, मैं एक बार फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, P बराबर हमारा होता है F अपॉन ए। ठीक है, F अपॉन ए, और फोर्स का हमारा जो यानी कि मात्रक होता है वह हमारा न्यूटन होता है, और एरिया का हमारा क्या होता है, वह हमारा होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर, तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन मीटर। ठीक, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, बाकी अभी मैंने आपको बताया था न्यूटन जो हमारा होता है फोर्स का मात्रक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे न्यूटन और मीटर, ये हमारा किसका मात्रक होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं डब्ल्यू बराबर होता है हमारा एफ इंटू डी। ठीक है, एफ इंटू डी, यानी कि ठीक है, एफ इंटू डी, यानी कि एफ डब्ल्यू से हमारा हो जाएगा कार्य वर्क, एफ से हमारा न्यूटन यानी कि बल हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, और डी से हमारा विस्थापन हो जाएगा, यानी कि न्यूटन इंटू मीटर जो होता है वह हमारा कार्य का मात्रक होता है या यूनिट होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी पेड़ की आयु किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। आपने देखा होगा जो पेड़ की आयु जो निर्धारित की जाती है वह किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, चलिए तो इसका मैं एक आपको बहुत अच्छा यानी कि मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए एक बार, संकेंद्रित वलयों की संख्या की गणना करके, ट्रंक के नोट्स और इंटर नोट्स की गिनती से, पेड़ की तनी की परिधि को माप कर। देखिए पेड़ की तनी की परिधि को माप कर आप नहीं बता सकते कि उसकी आयु क्या होगी। देखिए आप जब भी किसी पेड़ को काटेंगे तो उसके अंदर जो बलय यानी कि रिंग टाइप की जो है आपको छल्ले प्रकार के देखने को मिलेंगे, तो उसी को आप गिन लीजिए और उसी के अनुसार आप बता सकते हैं कि उसकी जो है आयु कितनी रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि संकेंद्रित वलयों की संख्या की गणना करके आप किसी भी पेड़ की आयु को बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक, संकेंद्रित वलयों की संख्या की गणना करके। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि, ठीक है, मानव शरीर, चलिए चलिए एक बार जो है फिर यानी कि बैक हो गया, फिर से मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। चलिए देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि मानव जो शरीर में एल्वेओली गुब्बारे जैसी संरचना होती है वह किसके अंदर पाई जाती है, फेफड़ों के अंदर, वृक्क के अंदर, लीवर के अंदर। देखिए मानव के जो फेफड़े होते हैं वहाँ एल्वेओली यानी कि जो कुछ संरचना होती हैं, गुब्बारे नुमा संरचना होती हैं। ठीक है, वह हमारे किसके अंदर पाई जाती हैं, जो फेफड़े होते हैं उसके अंदर कुछ गुब्बारे नुमा संरचना होती हैं। ठीक है, छोटी छोटी गुब्बारे नुमा संरचना पाई जाती हैं, वह हमारे किसके अंदर होती हैं, फेफड़े के अंदर होती हैं। ठीक है, चलिए तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक, यानी कि जो फेफड़े हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ कि एल्वियोली छोटे गुब्बारे जैसे जो बोरे होते हैं, यानी कि ठीक है गुब्बारे जैसे कुछ संरचना होती हैं जो फेफड़ों के श्वसन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। बाकी अगर हम बात करें, प्रत्येक एल्वियोली जो सांस लेने और छोड़ने के दौरान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त प्रवाह में जाने से यानी कि जो जाने देने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर एक, फेफड़े। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मेरा देश मेरा जीवन नामक पुस्तक किसके यानी कि जो किसके द्वारा लिखी गई, माई कंट्री माई लाइफ। देखिए ऑप्शन नंबर एक, अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर दो, मुरली मनोहर जोशी, ऑप्शन नंबर तीन, लाल कृष्ण आडवाणी। तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा माई कंट्री माई लाइफ जो है पुस्तक लिखी गई है। बाकी आप कमेंट में मुझे करके कमेंट में एक यानी कि आंसर बताइए, जो लाल कृष्ण आडवाणी हैं उन्हें जो है 2024 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में, और एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो लाल कृष्ण आडवाणी है वह भारत के जो यानी कि ठीक है उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने जो कार्य किया था वह किया था जून 2002 से जो जो है मई 2004 तक उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी यानी कि जो है
ठीक है। इनकी जो मेरा देश मेरा जीवन जो पुस्तक है वह 2008 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। ये पुस्तक जो है 2008 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ठीक। कब हुई थी? 2008 में। माई कंट्री माई लाइफ किसकी है? जो है लाल कृष्ण आडवाणी की, ठीक है। चलिए, तो वहीं अगर हम बात करें, यानी कि 1970 में ये पहली बार राज्यसभा के सदस्य भी बने थे, ठीक है। 1970 में जो है, यानी कि जो हमारे हैं, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी 1970 में पहली बार जो है हम कह सकते हैं कि, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य भी बने थे, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 लाल कृष्ण आडवाणी। इनकी पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जो मेरा देश मेरा जीवन पुस्तक है लाल कृष्ण आडवाणी की है, ये ठीक है, ये पहली बात तो ये पूछा जा सकता है। बाकी अगर हम बात करें, इसकी सन भी पूछ ली जाती है कि जो है कब प्रकाशित हुई थी। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग रक्त कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया के उपचार में किया जाता है? आयोडीन 131, सोडियम 24, कोबाल्ट 60। यानी कि जो रक्त कैंसर होता है वह किस रेडियो यानी कि उसके उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कोबाल्ट 60 का जो उपयोग किया जाता है, ठीक है, वह रक्त कैंसर इसके उपयोग में यानी कि इसके उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है रक्त कैंसर के यानी कि जिसे हम ल्यूकेमिया भी कहते हैं, इसके उपचार में किया जाता है, ठीक है। अब आप बताइए, ल्यूकेमिया जो यानी कि ल्यूकोसाइट्स है वह किसका अन्य नाम है, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स जो है वह किसका अन्य नाम है, ठीक है। कमेंट में करके आप बताइए, कमेंट में इसका आंसर आप बताइए, ठीक है। चलिए, तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 कोबाल्ट 60, ठीक है। चलिए, देखिए, कार्बन 14 है, ठीक है, यानी कि जो कार्बन 14 पद्धति है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, यानी कि किसकी जो है आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कमेंट में इसका भी आंसर आप मुझे बताइएगा, ठीक। चलिए, बाकी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 75, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75 एक बार देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों को यानी कि जो कौन सा है पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? ऐसा कौन सा तत्व है जो पौधों के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। बोरान है, जिंक है या फिर सोडियम। देखिए, अगर हम बात करें पौधे के लिए, तो पौधों के लिए जो होता है वह हमारा सोडियम यानी कि आवश्यक नहीं है, ठीक है। यानी कि इतना जो है आवश्यक नहीं होता है, जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें, ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सोडियम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है कि नीचे, ठीक है, चलिए, थोड़ा सा और उसे हम जो है ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। इसके ऑप्शन आपको इधर भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, थोड़े। चलिए, पहले मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, उसके बाद आंसर भी आपको बता दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि नीचे वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। वायु से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट दिए हैं उनको पढ़िए और कौन से सही हैं इसके बारे में बताइएगा, ठीक है। गतिशील जो पवन होती है वायु कहलाती है, क्या ये सही है? वायु गर्म होने पर फैलती है, ये भी बताइए सही है। वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है, क्या है सही है या फिर नहीं सही है? देखिए, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, यहाँ पर जो है एक बार मैं आपको ऑप्शन भी और दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए और बी और सी और ए और सी, ठीक, इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। चलिए, तो कोई दो यानी कि हमारे सही है। देखिए, अगर हम बात करें पहले की क्वेश्चन की यानी कि पहले ऑप्शन की, गतिशील जो पवन होती है वह वायु कहलाती है, बिल्कुल हमारा सही है, ठीक है, ये हमारी वायु कहलाती है। और वायु गर्म होने पर फैलती है, ये भी हमारा सही है, यानी कि अब आप जब वायु को गर्म करेंगे तो ये फैलेगी, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें, वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है, ऐसा नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए और बी यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज तक हम अपने यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं। बाकी आपको जो अगर क्वेश्चन पसंद आए हो तो क्लास को लाइक कर लीजिए। बाकी अगर आपको, ठीक है, क्लास अगर अच्छी हो, ऐसी क्लास और भी यानी कि आने वाले समय में उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ऐसा अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।